नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो ऑप्शन होगा बी अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय भी हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सही डी द्वंद्व समास। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अहि, ऑप्शन बी अरि, ऑप्शन सी रिपु, ऑप्शन डी बैरी। तो जल्दी से साथियों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन सही होगा ए अहि। जो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अरि, रिपु, बैरी ये तीनों शत्रु का पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मधवा, ऑप्शन डी गणाधिप। तो ऑप्शन होगा डी, इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है, जबकि पुरंदर, शक्र, मधवा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्र पुरंदर, शक्र, मधवा तीनों इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन होगा डी अस्पृश्य। ऑप्शन होगा डी अस्पृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जल्दी से ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्माण। ऑप्शन बी सही होगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द निर्माण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन होगा सी कूची। जो कूची शब्द है ये तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द कूची होगा, बल्कि जो कूची शब्द है ये तद्भव शब्द है। ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम जो होगा वो कुर्चिका होगा। क्या होगा? कुर्चिका। नेक्स्ट चलते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा?
लवण का तद्भव क्या होगा? तो ऑप्शन होगा ए नून। लवण शब्द का तद्भव क्या होगा? नून होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन ए संधि विच्छेद, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी संधि। तो ऑप्शन होगा डी संधि। ऑप्शन डी सही होगा, संधि होगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि होता है। नेक्स्ट चलते हैं। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन होगा डी सम प्लस हार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सम प्लस हार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गुरुकुलवासी, ऑप्शन बी छात्रावासी, ऑप्शन सी अंतेवासी, ऑप्शन डी आश्रमवासी। तो ऑप्शन होगा सी अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी सवर्ण, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन। तो ऑप्शन होगा डी सही। ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है? ऑप्शन ए अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन बी किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, ऑप्शन सी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ऑप्शन डी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन सही होगा बी, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अगला प्रश्न है। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन ए विघ्न आना, ऑप्शन बी बेफिक्र होना, ऑप्शन सी शक्तिहीन, ऑप्शन डी मालदार। तो ऑप्शन डी होगा सही, मालदार। गांठ का पूरा होना का अर्थ है मालदार होना। अगला प्रश्न है। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन होगा इसमें सी, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, वह आदमी गरीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन होगा बी, वायु। वायु जो है पुल्लिंग नहीं है, वायु स्त्रीलिंग है। वायु क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि बचपन, समुद्र और कंबल ये सभी पुल्लिंग है। ये तीनों पुल्लिंग है। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न तक चलते हैं। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन पहचानिए।
तो गौ शब्द जो होता है वो सदा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन होगा बी सही। जो गौ शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन होगा ए कारक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए कारक। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी होगा सही, अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, 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 प्रदर्शनी। तो ऑप्शन होगा बी प्रदर्शनी। प्रदर्शनी ये शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन होगा डी अमृत। अमृत शब्द हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि सूर्य, श्वेत, योगी ये तीनों शब्द हंस की जगह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पढ़िए ध्यान से। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्यतत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो प्रश्न देखते हैं उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ऑप्शन ए कार्यकुशलता, ऑप्शन बी कार्य उपयोगिता, ऑप्शन सी कार्य तत्परता, ऑप्शन डी जागरूकता। तो ऑप्शन होगा सी कार्य तत्परता। ऑप्शन होगा सी कार्य तत्परता। अगला प्रश्न है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? ऑप्शन ए कार्य की आर्थिक समझ, ऑप्शन बी जागरूकता, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी तत्परता। तो ऑप्शन होगा डी तत्परता। ऑप्शन डी सही होगा तत्परता। अगला प्रश्न है जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो ऑप्शन होगा डी तत्परता। अगला प्रश्न है गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा?
गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है, तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 20 में है, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ऑप्शन सी है, सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है, अनुशासन में रहकर कार्य समय से पूरा करके सफलता मिलती है। ऑप्शन डी, उत्साह और शीघ्रता कार्य तत्परता के दो प्रमुख साधन हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयानुसार पूरा होता है और सफलता मिलती है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों में ऑप्शन होगा आपका बी सही। कौन सा ऑप्शन होगा? बी सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन है आपका, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। आइए अगला प्रश्न तब चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ऑप्शन होगा सी, एस.आर. राव के। एस.आर. राव के नेतृत्व में लोथल स्थल की खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो ऑप्शन होगा डी सही, हुमायूं। हुमायूं ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अगले प्रश्न तक चलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो ऑप्शन होगा आपका बी इलाहाबाद, क्योंकि 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां समाप्त सी हो गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन होगा डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही होगा, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? ऑप्शन ए स्टेनली बाल्डविन, ऑप्शन बी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन सी सर विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स। तो ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन कौन सा होगा? डी।
अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए सरदार सरोवर, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी भाखड़ा नागल, ऑप्शन डी रिहंद। तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन सही होगा बी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए कश्मीर और तिब्बत को, ऑप्शन बी नेपाल और तिब्बत को, ऑप्शन सी लेह और कारगिल को, ऑप्शन डी लेह और श्रीनगर को। तो ऑप्शन होगा डी लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो ऑप्शन होगा इसमें डी सही होगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। बाकी आपका नर्मदा, साबरमती, लूनी ये सभी नदियाँ पश्चिम की दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, यमुना, सिंधु, ऑप्शन डी झेलम, यमुना और सतलुज। तो ऑप्शन होगा बी सही, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ऑप्शन होगा ए ब्राज़ील। ऑप्शन ए होगा ब्राज़ील। भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। ऑप्शन होगा सी सही। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन होगा सी सही। अगला प्रश्न चलते हैं, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो ऑप्शन होगा बी सही, 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए घटी हुई CRR और SLR, ऑप्शन बी ब्याज दर का विनियमन, ऑप्शन सी नई पीढ़ी बैंक, ऑप्शन डी वर्धित SLR। तो ऑप्शन सही होगा डी वर्धित SLR। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से वर्धित SLR एक नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन बी राज्यों के लिए अनुदान। ऑप्शन सी रक्षा व्यय। ऑप्शन डी आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो ऑप्शन होगा सही सी, रक्षा व्यय। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, रक्षा व्यय। अगला प्रश्न है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ऑप्शन होगा डी, एम्पियर। बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन होगा ए सही, बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? ऑप्शन ए सेक्रेटिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी वेसोप्रेसिन। तो ऑप्शन सही होगा ए, सेक्रेटिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सेक्रेटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए गोल कृमि, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो ऑप्शन सही होगा डी, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। आइए अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पीत ज्वार। तो ऑप्शन सही होगा सी, टाइफाइड के लिए। बिडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी सीतापुर। तो ऑप्शन सही होगा बी, कानपुर। कानपुर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला त्यौहार है और सूची 2 में आयोजन स्थल है। तो चलिए देखते हैं, पशु मेला। पशु मेला, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा ए सही होगा, क्योंकि जो पशु मेला होता है वो बटेश्वर में लगता है। कहाँ लगता है? बटेश्वर में। और जो ध्रुपद मेला है वो लगता है वाराणसी में। कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब मेला जो है वो अम्बेडकर नगर में लगता है। कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला ये तो सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में लगता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी के द्वारा, बी ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो ऑप्शन होगा सी, पीयूष गोयल के द्वारा। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2021 में 20 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? ऑप्शन ए जल ही जीवन, ऑप्शन बी वाणिज्य सप्ताह, ऑप्शन सी पुस्तक मेला, ऑप्शन डी पानी सप्ताह। तो ऑप्शन होगा बी सही, वाणिज्य सप्ताह। कौन सा सप्ताह मनाया गया था? वाणिज्य सप्ताह। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 30%। तो ऑप्शन होगा डी 30% तक। कितने प्रतिशत तक बढ़ाया था? 30% तक। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन ए एल्डर लाइन, ऑप्शन बी शार्ट लाइन, ऑप्शन सी यंगर लाइन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए एल्डर लाइन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एल्डर लाइन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, कि जगजीवन राम जी का है, कि सिकंदर वक्त का है, कि लाल बहादुर शास्त्री का है? तो ऑप्शन होगा इसमें ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन दिया था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1 मई 2016 को, ऑप्शन बी 1 मई 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2017। तो ऑप्शन होगा ए सही, 1 मई 2016 को। अगला प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ए 12%, बी 30%, सी 45%, डी 25%। तो ऑप्शन होगा इसमें ए 12%। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? भारत में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5,97,464, ऑप्शन बी 5,77,698, ऑप्शन सी 6,40,930, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी सही, 6,40,930 गांव हैं भारत में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दशहरी आम के लिए, ऑप्शन बी पीला खरबूजा, ऑप्शन सी मलिहाबादी बिरयानी, ऑप्शन डी सूती चिकन। तो ऑप्शन होगा ए सही, दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी जौनपुर। तो ऑप्शन होगा डी जौनपुर। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना
के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए 25% या 7500 रुपये, 33% या 7500 रुपये, या 25% 10,000 रुपये, या 33% 10,000 रुपये। तो इसमें ऑप्शन होगा ए सही होगा, 25% या 7500 रुपये। अगला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए बुंदेलखंडी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए है आपका बुंदेलखंडी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NREGP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शन ए जरीब द्वारा, ऑप्शन बी प्लेन टेबल द्वारा, ऑप्शन सी प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, ऑप्शन डी थियोडोलाइट द्वारा। तो ऑप्शन होगा ए जरीब द्वारा। अगला प्रश्न है, जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे? जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी चिमन भाई मेहता, ऑप्शन डी जीवराज मेहता। तो ऑप्शन होगा बी सही, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को, ऑप्शन बी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन को। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन को। पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इन चारों कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी है, यही ये सही नहीं है, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये ऑप्शन
सही है। मतलब पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन सी अंतर राज्य परिषद, ऑप्शन डी क्षेत्रीय राजनीति। तो ऑप्शन होगा बी आपका पंचायती राज पद्धति। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शन बी इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ऑप्शन सी इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, यही कथन सही है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची विषय में, ऑप्शन बी राज्य सूची विषय में, ऑप्शन सी समर्थित सूची में, ऑप्शन डी किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी समर्थित सूची में। आर्थिक नियोजन का विषय समर्थित सूची में निहित है। अगला प्रश्न है, गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है? ऑप्शन ए ओपेक 2, ऑप्शन बी नोरिन 10, ऑप्शन सी DGU जेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी नोरिन 10। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1971 में। तो ऑप्शन होगा सी 1965 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग 1965 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बाढ़ की रोकथाम, ऑप्शन बी दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन डी स्वच्छ जलापूर्ति। तो इसमें ऑप्शन होगा बी दुग्ध आपूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी धान। इसमें ऑप्शन होगा बी चना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें होगा आपका सूची 1 सूची 2 सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये प्रारंभ हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन ये प्रारंभ हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये प्रारंभ हुआ था आपका 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 1988 में। तो चलिए मिलाते हैं इसमें कौन सा सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। अगला प्रश्न चलते हैं, संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का उद्देश्य है ऑप्शन ए शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन बी नदियों की सफाई की व्यवस्था,
ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी विकलांगों की सहायता। तो इसमें ऑप्शन होगा डी विकलांगों की सहायता। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से, ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण से, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में गरीबी उन्मूलन से, ऑप्शन डी ग्रामीण वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा से। तो इसमें ऑप्शन होगा ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए मार्च 2015, ऑप्शन बी जनवरी 2013, ऑप्शन सी जनवरी 2014, ऑप्शन डी जनवरी 2015। इसमें ऑप्शन होगा सी जनवरी 2014 में। अगला प्रश्न है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1955 में, 2001 में, 2005 में। तो इसमें ऑप्शन होगा सी 2001 में। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।